हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम लोग क्लास 12वीं के बिहार बोर्ड द्वारा जारी भौतिकी विषय के मॉडल सेट को आरंभ करने जा रहे हैं। हम आपको क्रमबद्ध कई वीडियो में सभी प्रश्नों के पूर्ण व्याख्या के साथ सभी उत्तर आपको बतलाया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। और इसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर बात करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझें कि पृष्ठीय आवेश घनत्व हम किसको कहते हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितने आवेश संचित होंगे उन्हें हम पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में जानते हैं और इसे हम लोग सिग्मा के द्वारा डिनोट करते हैं। और सिग्मा बराबर हमारे पास जो फॉर्मूला प्राप्त होता है वह Q/S प्राप्त होता है। अगर हम इसकी SI मात्रक की बात करें तो आवेश का SI मात्रक हमारे पास प्राप्त होता है कूलम्ब, और क्षेत्रफल S यहाँ क्षेत्रफल है अर्थात यह मीटर स्क्वायर। अर्थात हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक कूलम्ब बट्टा मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। और इसमें देख लेते हैं कूलम्ब बट्टा मीटर स्क्वायर कौन सा है। तो आप यहाँ देखें, 1 का स्क्वायर 1 होगा, कूलम्ब को जब 1 से गुना करेंगे तो कूलम्ब अब बट्टा मीटर स्क्वायर, अर्थात हमारा डी उत्तर सही होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, इससे संबंधित प्रश्न और क्या हो सकते हैं, जैसे रेखीय आवेश घनत्व आपसे पूछा जा सकता है। रेखीय आवेश घनत्व जिसे हम लोग लैम्डा के द्वारा डिनोट करते हैं, और यह होता है प्रति एकांक लंबाई में जितना आवेश संचित होता है उसे हम रेखीय आवेश घनत्व के रूप में जानते हैं। और यह हो जाता है आपका Q/L, और इसका जो SI मात्रक बनता है वह हो जाता है कूलम्ब बाय मीटर। ध्यान रखेंगे, कूलम्ब बाय मीटर। और तीसरा आपके पास जो आता है वह आता है आयतनीय आवेश घनत्व, जिसे हम रो के द्वारा सूचित करते हैं। और आयतनीय आवेश घनत्व किसी एकांक आयतन में संचित आवेश की मात्रा को कहा जाता है। और यहाँ पर आपको Q/V टर्म प्राप्त होता है, अर्थात कूलम्ब बट्टा मीटर Q आपको प्राप्त होता है। इस तरीके से आप तीनों टर्म को याद रख सकते हैं। अगर आपसे पृष्ठीय आवेश घनत्व पूछा जाता है कूलम्ब बट्टा मीटर स्क्वायर, रेखीय आवेश घनत्व पूछा जाता है कूलम्ब बाय मीटर, और अगर आपसे आयतनीय आवेश घनत्व पूछा जाता है कूलम्ब बाय मीटर Q हो जाएगा। और यहाँ पे हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक पूछा जा रहा था। और अगर बात की जाए कूलम्ब गुना मीटर, कूलम्ब गुना मीटर, यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है, जिसे हम लोग P के द्वारा सूचित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलम्ब गुना मीटर। अगर हम बात करें कूलम्ब गुना मीटर स्क्वायर, तो यह किसी भी भौतिक राशि का SI मात्रक नहीं होता है। सामान्यतः सामान्य उपयोग में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें कूलम्ब गुना 1/मीटर, अर्थात यह हो गया कूलम्ब बट्टा मीटर, तो इसे हम लोग धारिता का SI मात्रक के रूप में याद करते हैं। धारिता का SI मात्रक कूलम्ब बट्टा मीटर, कूलम्ब बट्टा मीटर है, कूलम्ब बट्टा वोल्ट होता है धारिता का SI मात्रक। कूलम्ब आवेश और बट्टा लंबाई, ये भी सामान्यतः किसी भी भौतिक राशि का SI मात्रक सामान्य तौर पर नहीं होता है। और हमारा जो प्रश्न था इसका सही उत्तर कूलम्ब गुना 1/मीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। हमें एप्सिलॉन नॉट का मान पता करना है। याद रखना है, एप्सिलॉन नॉट जो है यह निरपेक्ष पारावैद्युत या विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता, या इसे आप निरपेक्ष पारावैद्युतांक के तौर पर जानते हैं, यह निरपेक्ष विद्युतशीलता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है विद्युतशीलता किसे कहते हैं। तो विद्युतशीलता किसी भी माध्यम की वह विशेषता होती है जो हमें यह बतलाता है कि वह अपने से होकर के वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को किस प्रकार से गुजरने देगी, और इसको हम लोग एप्सिलॉन के द्वारा सूचित करते हैं। और याद रखना है, एप्सिलॉन बराबर हो जाता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट को हम निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं और एप्सिलॉन आर को हम सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। और इस एप्सिलॉन नॉट का जो SI मात्रक हम लोग लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, कूलम्ब का स्क्वायर न्यूटन -1
मीटर -2 लिखा जाता है। इसका ऐसा है मात्रक, और इसे ही हम लोग फैराडे या इसे हम दूसरे टर्म में फैराडे पर मीटर के रूप में भी डिनोट करते हैं, सॉरी F पर मीटर के रूप में डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.885 क्रॉस 10⁻⁻12, ठीक है। और इसका तो फिक्स मान एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 क्रॉस 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 m-2, या इसी को हम F पर मीटर के रूप में भी लिखते हैं, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, आवेश Q से r दूरी पर वैद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। अर्थात आपसे यहाँ पे विद्युतीय तीव्रता के बारे में पूछा जा रहा है। आपको याद होगा, वैद्युत क्षेत्र जितना बल लगाती है किसी परीक्षण आवेश पर उसे हम वैद्युतीय तीव्रता कहते हैं। वैद्युतीय क्षेत्र कोई भी स्रोत आवेश जितने बड़े क्षेत्र तक अपना विद्युतीय गुण दिखाता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एकांक आवेश या किसी परीक्षण आवेश पर जितना बल लगता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E से डिनोट करते हैं, और E बराबर हम लिखते हैं F/Q0। दूसरे तौर पर हम कह सकते हैं प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल जो होता है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और E बराबर कूलम्ब बल से F का मान हम जानते हैं Q1 Q2 बट्टा 4πε0, या 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टा r²। और नीचे यहाँ पर Q0 है परीक्षण आवेश। दोस्तों याद रखना है, हमें यहाँ पर आवेश Q दिया गया है, अर्थात हम यहाँ पर आवेश Q लिखेंगे जो हमारा स्रोत आवेश का काम करेगा Q, और यहाँ से दूसरा आवेश जिसमें लगाया जा रहा है बल वह है Q0, अर्थात हम यहाँ से Q0 को कैंसिल कर देंगे तो E बराबर हमें प्राप्त होता है 1/4πε0 Q/r²। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। दोनों फॉर्मूला को आप याद रख सकते हैं। जब स्रोत आवेश आपको दिया हुआ है तो 1/4πε0 Q/r², जब परीक्षण आवेश दिया हुआ है तो E बराबर F/Q0। अर्थात हमारे दिए गए उत्तरों में से जो सबसे सही उत्तर आएगा यह है E बराबर 1/4πε0 Q/r² होना चाहिए। यहाँ r दे दिया है, यहाँ पर आपको 1/4πε0 Q/r² दिया हुआ है, अर्थात ये आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए Q²/r, ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पे RQ दे दिया है, ये भी सही नहीं आएगा, अर्थात हमारा आंसर नंबर इसमें सटीक बैठ गया B। चलते हैं अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। यह लिखा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। वैद्युत फ्लक्स किसी संलग्न पृष्ठ से जितना वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल सकती है इसे हम वैद्युत फ्लक्स के रूप में जानते हैं, और इसे हम लोग फाई के द्वारा डिनोट करते हैं। और फाई बराबर लाइन इंटीग्रल या क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिखा जाता है, या आप दूसरे पैमाने पर इसे क्लोज इंटीग्रल E ds cos थीटा भी लिखते हैं। और इसी फ्लक्स को निकालने के लिए हमारे पास एक प्रमेय है जिसको कहते हैं हम लोग गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय कहता है यदि केंद्र पर आवेश हो तो किसी गोलीय पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स जो होगा उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। सामान्य अर्थ में कहें तो किसी आवेश से निकलने वाला कुल वैद्युतीय फ्लक्स जो होता है उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे हम गॉस प्रमेय के रूप में जानते हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न कह रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर Q आवेश रख दिया गया है तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या मान सही होगा। यहाँ हम गॉस प्रमेय की सहायता से बनाएंगे। देखिए यहाँ कहता है कि कोई आवेश है, उसके अंदर हमने क्या रख दिया, कोई गोलीय पृष्ठ के अंदर +Q आवेश रख दिया गया, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स। यहाँ पर अगर आवेश
आप क्यू रखते हैं, इस संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा, इस फ्लक्स की संख्या कितनी होगी? तो गॉस प्रमेय की सहायता से अगर हम सोचें तो आवेश का 1/ε0 गुना हो जाएगा, अर्थात फाई बराबर 1/ε0 गुना होगा। अच्छा, एक बात और, अगर इन आवेशों को आप पृष्ठ पर वितरित भी कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप सोचेंगे, ऐसे हमारा फाई बराबर Q/ε0 गुना आ गया। अगर मान लीजिए एक गोलीय पृष्ठ है, इसके अंदर आप आवेश को रखते हैं, प्लस Q आवेश को रखते हैं, तो हम यह जानते हैं कि आवेश तो मध्य भाग में रहेगा नहीं, यह पूरे पृष्ठ पर बढ़ जाएगा। तो यह पूरे पृष्ठ पर आ गया, कुल आवेश इस पर Q आवेश इस पे पूरा बट गया। अब हम इससे बनाने के लिए एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं, और अगर इस पृष्ठ से सोचते हैं, यहाँ पर हमारा आवेश Q है, इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, इसकी संख्या आवेश का 1/ε0 गुना होगा, अर्थात फाई बराबर हमें प्राप्त होगा Q/ε0, अर्थात हमारा जो आंसर सही होगा इसमें, यह बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है? पहले दोस्त हम यह समझ लेते हैं कि निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति क्या होता है। इससे पहले आप एक विद्युत द्विध्रुव को समझिए। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जैसे ये प्लस Q आवेश हो गया और ये माइनस Q आवेश हो गया, इसे हम एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित करते हैं, जैसे कि हम ये दूरी मान लेते हैं 2L। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि समान परिमाण के विपरीत आवेश को जब एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है तो यह एक वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है, और यह वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, जो अक्ष हमारा बना हुआ है, इसी अक्ष पर अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री बनाते हुए अगर हम किसी परीक्षण आवेश को यहाँ पर रखते हैं या किसी एकांक आवेश को रखते हैं तो यह अक्षीय स्थिति कहलाती है। और इससे अगर समकोण बनाते हुए हम इस जगह पर किसी आवेश को रखते हैं तो यह कहलाती है निरक्षीय आवेश। देखिए यहाँ पे निरक्षीय स्थिति कहला गई, यह अक्षीय स्थिति कहला गई। अब अगर हम किसी बिंदु पर यहाँ पे रख लेते हैं इस आवेश को तो ये कोई अन्य बिंदु हो गया। याद रखें, अगर हम इससे 0 डिग्री का कोण बनाते हुए रखेंगे, जैसे यहाँ पर P इसका आघूर्ण को हम दिखा रहे हैं, तो आघूर्ण से अगर हम 0 डिग्री का स्थिति बनाते हुए रखते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे अक्षीय स्थिति। आघूर्ण से समकोण बनाएगा तो निरक्षीय स्थिति, और अन्य कोई थीटा पर व्यवस्थित हो गया तो यह कहलाएगा सामान्य स्थिति, जैसे ये थीटा पर स्थित है। तो अब यहाँ से आप एक बात याद रखिए कि अगर थीटा पर है तो आपका V का मान 1/4πε0 P cos थीटा बट्टा R स्क्वायर प्राप्त होता है। कब हमने ये फॉर्मूला लिखा? जब अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव से किसी भी बिंदु पर अर्थात थीटा कोण बनाते हुए किसी परीक्षण आवेश को रखा जाता है तो कुल विभव का मान कितना हो जाता है? V बराबर 1/4πε0 P cos थीटा अपन R स्क्वायर। और जब हमें यहाँ पूछा जा रहा है निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है ये थीटा कितना हो जाना चाहिए? 90 डिग्री। तो V बराबर 1/4πε0 P cos थीटा, थीटा हो गया हमारा 90 डिग्री बट्टा R स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखेंगे 1/4πε0 P, cos 90 का मान हो जाता है आपको 0 बट्टा R स्क्वायर। टोटल यहाँ पे 0 हो जाएगा, अर्थात हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर वह कितना डिग्री हो जाएगा? 0। यह आंसर हमारा हो जाएगा 0 डिग्री, अर्थात सॉरी 0 हमारा आंसर आएगा इसमें। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आवेश संधारित्र पर संग्राहक पट्टी और संघनन पट्टी के आवेशों का योग होता है। पहले आप समझ लें कि आवेश संधारित्र पर संग्राहक पट्टी और संघनन पट्टी, यहाँ पे बात ऐसी हो रही है कि एक संग्राहक पट्टी है जिस पर आप आवेश जमा किए। जैसे आप मान लीजिए कि ये वाले पट्टी पर आप आवेश को जमा कर रहे हैं, इस वाले पट्टी पर आपने आवेश को जमा किया, ये वाली एक पट्टी है, यहाँ पे समांतर पट्टी संधारित्र बनाए, कोई भी आवेश आप जमा कर सकते हैं, प्लस आवेश या माइनस आवेश। जैसे कि हमने यहाँ पर प्लस आवेश जमा कर दिया तो इससे प्रेरण के कारण यहाँ पर भी आवेश आ जाएगा माइनस का,
ठीक है। और यहाँ से प्लस आवेश को हम अर्थिंग के द्वारा बाहर कर देंगे, या फिर आप यहाँ सोच सकते हैं कि जैसे हमने ये बनाया और यहाँ पर हमने दी माइनस आवेश, सॉरी यहाँ पर हमने दे दी माइनस की आवेश, सॉरी प्लस की आवेश यहाँ पर दी है हमने, तो प्लस के आवेश यहाँ पर देने के बाद इस तरफ आ जाएगा प्लस माइनस का आवेश और इस तरफ आ जाएगा आपका प्लस का आवेश। और अगर आप यहाँ पर देते हैं इस जगह पर, यहाँ पर हमने प्लस आवेश दिया है और यहाँ पर इस तरफ आया माइनस आवेश, लेकिन इसी के विपरीत जब आप यहाँ पर ऐसी पट्टी बनाते हैं और यहाँ पर देते हैं माइनस का आवेश, तो आप क्या पाएंगे कि प्रेरण के कारण इस पर से जितना भी प्लस आवेश होगा वह ध्रुवण की क्रिया होते हुए सबका सब प्लस आवेश इस तरफ आ जाएगा और सबका सब माइनस इस तरफ चला जाएगा। देखिएगा इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितना धन आवेश उतना ही ऋण आवेश। अब यहाँ पर जितना भी धन आवेश है इस माइनस के कारण आकर्षण होकर के इधर, और जितना भी ऋण आवेश है विकर्षण के कारण उस तरफ चला गया। अब आप यहाँ से अगर अर्थिंग जोड़ देते हैं तो ये जितने भी ऋण आवेश है विकर्षण बल के कारण और इस अर्थिंग से होते हुए यहाँ चले जाएंगे। अब आपका जितना इधर माइनस आवेश है उतना ही इधर प्लस आवेश है, और इसे हम संग्राहक पट्टी के रूप में जान सकते हैं और इसे हम संघनक पट्टी के रूप में जान सकते हैं। यह कंडेंस प्लेट हो गया और ये आपका कलेक्टिंग प्लेट हो गया। तो जितना आवेश इस पे माइनस का है, जैसे माइनस क्यू, तो इस पे उतना ही आवेश प्लस क्यू का हो गया। तो टोटल जुड़ करके हमारे पास जो आंसर आएगा वह किसके रूप का प्राप्त हो जाएगा? शून्य। अगर टोटल को जोड़ें, कुल योग करेंगे तो माइनस प्लस मिलकर के कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अर्थात हमें यहाँ पर जो उत्तर प्राप्त होगा वह उत्तर नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आवेश की बीमा होती है। आवेश की बीमा होती है, याद रखेंगे आवेश वह भौतिक राशि है, आवेश वह भौतिक राशि है जिससे किसी पदार्थ में विद्युतीय गुण उत्पन्न होता है, और आवेश को हम लोग Q के द्वारा डिनोट करते हैं और Q बराबर होता है IT। ठीक है, अगर हम इसकी बीमा ज्ञात करें तो Q की बीमा I मतलब विद्युत धारा जिसको हम एम्पियर के रूप में लिखते हैं, और T मतलब समय जिसको हम T के रूप में लिखते हैं। अर्थात इसकी बीमा जो होगी वह AT के रूप में हो जाएगी। तो आप यहाँ पर AT को दिखा सकते हैं। याद रखेंगे इसका SI मात्रक जो होता है वह एम्पियर सेकेंड होता है, और इसी को हम लोग कूलम्ब कहते हैं। ठीक है, एम्पियर सेकेंड और इसी को कूलम्ब कहा जाता है। तो जब इसकी बीमा पूछी जाए तो आप एम्पियर सेकेंड लिखेंगे, और जब इसका एम्पियर AT लिखेंगे, और जब इसका SI मात्रक पूछा जाए तो एम्पियर सेकेंड लिखेंगे या फिर कूलम्ब लिखेंगे।